हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, रीट परीक्षा में हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 15 प्रश्नों में से अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो लगभग 13 से 14 सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। रीट परीक्षा का जो आयोजन है वो 27 फरवरी को होने वाला है और यहाँ पर रीट का आपने आवेदन कर दिया होगा आशा करता हूँ। और रीट में आपने भाषा हिंदी ली होगी। यहाँ पर भाषा आप फर्स्ट लो या आप भाषा सेकंड लो, दोनों ही में शिक्षण विधियाँ अति महत्वपूर्ण रहती है और यहाँ पर 15% शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम शिक्षण विधियों के लगभग यहाँ पे 25 सवाल लेकर आ रहे हैं और ये 25 सवाल परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व कल्पना का विकास होता है। छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता और कल्पना का विकास होता है। निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है। यानी निरंतर अभ्यास से उनका जो वाक्य विन्यास है वो सुगठित हो जाता है। तो ये कौन सी विधि है, किस विधि के अंदर उनका जो निरंतर प्रयास से वाक्य विन्यास है वो सुगठित हो जाता है, वो विधि कौन सी है? तो यहाँ पर जो विधि है उसका नाम है, एक तो है प्रश्नोत्तर विधि और एक है सुकृति विधि। इन दोनों के अंदर ये सुगठित विकास हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। किस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है? यानी भाषा की शिक्षा के साथ साथ आप व्याकरण की शिक्षा भी देते हो, तो वो कौन सी विधि होती है? तो वो कहलाती है भाषा शेषर्ग विधि। कौन सी विधि कहलाती है? भाषा शेषर्ग विधि आपकी कहलाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में रचना, कहानी और पद आदि की शिक्षा दी जाती है? कौन सी विधि में रचना, कहानी और पद की शिक्षा दी जाती है? तो वो है, एक तो है सहयोग प्रणाली और एक है समवाय विधि। इन दोनों के अंदर रचना, कहानी, पद, इन तीनों की शिक्षा एक साथ दी जाती है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा तीसरा वाला। तो इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा इसमें, आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रायोजना विधि जो किलपेट्रिक ने दी है और इसके जन्मदाता किलपेट्रिक है, तो उनका आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत यह है, वास्तविकता का सिद्धांत ये भी है, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये भी प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये जो सामूहिक सिद्धांत है ये वाला इसमें नहीं रहेगा, यानी सामूहिक सिद्धांत है वो इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय प्रणाली का सोपान नहीं है। स्वाध्याय यानी खुद ही पढ़ना, ऐसी विधि है उसका सोपान नहीं है। नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये तीनों इसके सोपान है, जबकि उद्देश्य इसका सोपान नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। अगला सवाल है, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना तथा स्वावलंबन, मौलिक विचार, साहित्यिक विवेचना की शक्ति उत्पन्न होना, ये कौन सी विधि में होता है? छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति का विकास होना, साथ ही स्वावलंबन, मौलिक विचार और साहित्यिक विवेचना की जो शक्ति है वो किस कौन सी विधि में उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा स्व अध्याय अथवा मंत्रणा विधि। स्व अध्याय, यहां से पता चल रहा है स्व अध्याय अथवा मंत्रणा विधि के अंदर ये होता है। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, व्याकरण के नियम पर बिना बल दिए ही वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सिखाना कौन सी विधि की विशेषता है? यानी व्याकरण के नियमों के बिना ही वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सिखाना कौन सी विधि की विशेषता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है प्रत्यक्ष विधि, सुगम विधि, निर्बाध विधि, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर तीनों विधियों के अंदर ये होता है, प्रत्यक्ष विधि, सुगम विधि और निर्बाध विधि। इन तीनों में यहाँ पे नियम के बिना ही हम यहाँ पर विद्यार्थियों को सिखाते हैं। अगला है, निम्न में से आगमन विधि, दो तरह की विधियां होती है, आगमन और निगमन। तो यहाँ पर आगमन विधि का सोपान नहीं है, यानी आगमन विधि में कुछ सोपान होते हैं, तो वो कौन सा नहीं है? तो आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम सिखाए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन राइट है। तुलना और विश्लेषण, ये भी राइट है। नियमीकरण, निष्कर्ष, ये भी राइट है। चौथा जो ऑप्शन है प्रयोग और दर्शन, ये इसका सोपान नहीं है। बाकी उदाहरण है, तुलना और विश्लेषण है, नियमीकरण और निष्कर्ष है, तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, भाषा कौशल का जो मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम है वो क्या है? तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन LSRW, ये याद रखना है। एल का मतलब लिसनिंग यानी सुनना, एस का मतलब स्पेलिंग यानी स्पीकिंग यानी बोलना, आर का मतलब रीडिंग यानी पढ़ना और डब्ल्यू का मतलब रिटन यानी लिखना। तो सबसे पहले आता है सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ये वाला करंट ऑप्शन आपका
राइट रहेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप यहाँ पे मोस्ट लगा सकते हैं, इसे इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हर्बर्ट ने यहाँ पे, हर्बर्ट के जो प्रथम पद है, हर्बर्ट ने यहाँ पे पंचपदीय प्रणाली दी थी, और उस पंचपदीय प्रणाली में जो पहला शब्द आता है स्पष्टता, उस स्पष्टता वाले शब्द को, प्रथम पद को दो भागों में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इसमें विभक्त करने वाला कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा टी जिलर। इन्होंने क्या किया, स्पष्टता को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण दो भागों में बांटा है। ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का एक शब्द है। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है दंडान्वयी विधि। ये हिंदी शिक्षण की एक विधि है। दंडान्वयी विधि में दंड जो शब्द है वो किसका प्रतीक है? तो ये वाक्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये वाक्य का प्रतीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्बर्ट की पंचपदीय योजना में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो हमने अभी ऊपर वाले सवाल में बताया कि हर्बर्ट में पंचपदीय योजना दी थी और उसके 5 पद थे। कौन सा शामिल नहीं है? प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन ये भी है, प्रस्तुति इसमें जो हर्बर्ट की पंचपदीय योजना है इसके अंदर मूल्यांकन नहीं रहता है। बाकी प्रस्तावना होती है, उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है और सामान्यीकरण होता है। तो इसमें मूल्यांकन ऑप्शन गलत रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है वो क्या कहलाती है? शिक्षण की एक नवाचार विधि है, उस विधि में छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से ही क्या करता है? वो सीखता है। तो ये क्या कहलाता है? तो कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन। क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन। ये बच्चा खुद ही सीखता है, अपनी स्वयं की गति से क्या करता है? वो सीखता है। अगला सवाल है कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चाटना है। पाठ्य पुस्तक का जो प्रस्तुतिकरण है वो सरल से जटिल होना चाहिए, एक्यूरेट है। मुद्रण पाठ्य पुस्तक का एक रूपात्मक रूप है, सही है भाई। किस तरह का उसकी पृष्ठ कैसे रंगीन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक साध्य है और पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का एक साधन है। तो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण का क्या होता है? साधन होता है, साध्य नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन आपके 3 राइट रह जाएंगे। तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका असत्य कहलाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और बुनियादी शिल्पों पर आधारित जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? यानी मातृभाषा का नाम आते ही आपको बेसिक प्रणाली आपको याद होनी चाहिए, यानी महात्मा गांधी द्वारा दी गई प्रणाली आपको याद होनी चाहिए। ये मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करता है और साथ ही बुनियादी शिल्पों पर क्या करता है? ये आधारित विधि है। अगला सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, इसे हम चर्चा करेंगे। गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, देखो नहीं पूछा है तो आपको नए वाले में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको गलत चाटना है। यहाँ पे देखिए गद्य शिक्षण, दो तरह के शिक्षण होते हैं, गद्य शिक्षण और पद शिक्षण। तो हिंदी के अंदर ये दो शिक्षण है। यहाँ पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, अधिगम में स्थायित्व होना और भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। तो गद्य शिक्षण में छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना सही है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना ये भी सही है, अधिगम में स्थायित्व होना, अधिगम में स्थायित्व नहीं होता है गद्य शिक्षण में, अधिगम में कोई स्थायित्व नहीं होता है, और भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना ये भी ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसमें गलत होगा। अगला सवाल है एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल एक रूप ही रहे, यानी एक पेपर को कितनी भी बार आप जांचे हो फल वही, फल का मतलब होता है अंक वही प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो उसकी विश्वसनीयता है। क्या है? उसकी विश्वसनीयता है। तो ये ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये इसमें क्या आएगा? विश्वसनीयता आएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक प्रत्याभिमान का प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? पूछा नहीं। प्रत्याभिमान का मतलब होता है आपको उत्तर है वो प्रश्न में ही दिया हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याभिमान। ऐसा कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? मिलान, मिलान वाले में क्या होता है? पहले से उत्तर उसमें दिया होता है, आपने केवल मिलान करना होता है। एकांतरित यानी ये जो आपके एबीसीडी वाले होते हैं, सादृश्य यानी जो एक चित्र को देखे दूसरे चित्र होता है तो उसमें उत्तर है ना उसी में होता है, पेपर में ही उत्तर होता है। तो और रिक्त स्थान की पूर्ति, इसके अंदर क्या होता है? इसमें प्रश्न नहीं होता, उत्तर नहीं होता, इसमें खाली स्थान होता है, आपको क्या करना पड़ता है? केवल लिखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ये वाला होंगे। अगला सवाल है हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का कौन सा दोष है? वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध अनुभूति अभिरुचि के परीक्षणों की उपेक्षा, विषय वस्तु पर अत्यधिक बल, ये तीनों ही दोष है। यानी अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण का दोष ये भी गलत, सही है। साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध अनुभूति अभिरुचि के परीक्षण की अपेक्षा विषय वस्तु पर अत्यधिक बल, ये हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के 3 ये इंपॉर्टेंट दोष है। अगला सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? व्याकरण शिक्षण की
तो आगमन विधि, निगमन विधि, ए व्याकृत विधि, आगमन निगमन विधि। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा आगमन निगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। यहां पर हम बताएंगे आपको आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। छात्रों का चयन, शिक्षण विधि का चयन, विषय वस्तु के विशेष क्षेत्र का चयन, कठिनाई स्थल का अन्वेषण। ये वाला आपका गलत है। बाकी ये तीन ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का पद नहीं है। रेखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन है वो स्किनर ने दिया है, तो इसका एक पद नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा पद नहीं रहेगा? प्रस्तावना ये होता है, अभ्यास ये भी होता है, दृश्य कथन ये भी होता है, परीक्षण नहीं होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट रह जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका क्या रह जाएगा? अगला सवाल है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? अमूर्त विचारों से, ठोस वस्तुओं से, समय से, उपयुक्त सभी से। तो पहला जो शब्द होता है, जो 0 से लेकर कुछ उम्र के बच्चे होते हैं, उनका होता है ठोस वस्तु, यानी वो देखकर ही ज्यादा क्या करते हैं? सीखते हैं। अगला सवाल है, एक शिक्षक कक्षा में कविता के पाठ वाचन कर रहा है। कविता का क्या कर रहा है? पाठ वाचन का आयोजन कर रहा है। तो ये किस प्रकार का भाषाई कौशल है? अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये शिक्षक की कौन सी होगी? अभिव्यक्ति। कौन सी रहेगी? अभिव्यक्ति। यानी वो एक शिक्षक है, वो कक्षा में कविता के पाठ का वाचन का आयोजन कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? अभिव्यक्ति कहलाएगी। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना, कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो वर्णमाला को सबसे पहले हमें पढ़ना सीखना होगा। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे हमें कैसे कबूतर पढ़ना आना चाहिए, फिर हम कैसे कबूतर को लिखना सीखेंगे। तो पहले हमारा पाएगा पढ़ना। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी शिक्षण वीडियो के ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए 27 फरवरी तक इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। प्यार दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है? समवाय विधि का, तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, ये तो तुलनात्मक विधि हो जाएगी। उदाहरण बताकर नियम बताना, ये आगमन विधि हो गई। गद्य और पद्य संरचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ना, तो ये समवाय विधि का द्योतक है। बाकी सूत्र बताकर उसकी व्याख्या करना, ये विश्लेषण विधि है। तो गद्य और पद रचनाओं के आधार पर व्याकरण को पढ़ना, ये समवाय विधि का द्योतक है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल भी है, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताए, केवल शुद्ध वर्तनी वाले बताए, पहले शुद्ध वर्तनी वाले, फिर शुद्ध वाले, पहले शुद्ध वर्तनी युक्त बताए, उसके पश्चात शुद्ध बताए। तो इसका ऑप्शन बी वाला रहेगा कि आप जब शुद्ध वर्तनी पाठ करना पड़ता है, शिक्षक को केवल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ही यूज करने चाहिए। क्योंकि अगर बालक पहले अशुद्ध सुनेगा तो अशुद्ध सीख, तो आप केवल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ही बोले, ताकि आप उसे बच्चा शुद्ध वाले ही सीखे। तो ये रीट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट यहाँ पे 25 सवाल थे। वीडियो हमारा कैसा लगा, पर्सन का स्तर कैसा था, आपके कितने स्कोर आ रहा है, वीडियो में आपने कैसे परफॉर्मेंस देखा है हमारा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो 27 फरवरी तक आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।